नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सपा नेता के ठिकानों पर फिर हुई ईडी की छापेमारी। साथ ही बात करेंगे कि वियतनाम की राजधानी हनोई में 9 मंजिला अपार्टमेंट पर लगी भीषण आग, कई लोगों की गई जान। राजस्थान के भरतपुर में हुआ भयंकर हादसा। इसके साथ ही बात करेंगे कि उदयनिधि स्थिरन के दिए गए बयान से जो विवाद पैदा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के ठिकानों पर बुधवार को आयकर विभाग ने छापा मारा। बताया गया कि यह छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। आयकर विभाग ने रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद की छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के वक्त सपा नेता आजम खां अपने रामपुर स्थित आवास पर थे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आजम खां के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के खातों की जांच हो रही है। दरअसल रामपुर में आज सुबह करीब 7 बजे से ही समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां के आवास पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग की दर्जन भर गाड़ियां का काफिला आजम खां के घर बाहर देखा जा सकता है। आयकर विभाग की दर्जन भर गाड़ियों का काफिला आजम खां के घर के बाहर देखा जा सकता था। बताया जा रहा है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेश पर आयकर विभाग की टीम रामपुर के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के आवास पर सुबह से ही छापेमारी की कार्यवाही कर रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार सपा विधायक और आजम खां के करीबी माने जाने वाले नसीर खां के घर पे भी आयकर विभाग छापेमारी कर रही है। अगली खबर, प्रॉपर्टी पर लोन के मामले में रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला लिया है। अब अगर लोन चुका देने के बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वापस देने में बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां देर करती है तो उन्हें ग्राहकों को हर्जाना देना होगा। रिजर्व बैंक के इस संबंध में बुधवार की सुबह नया आदेश जारी किया है। रिजर्व बैंक ने यह ऑर्डर स्मॉल फाइनेंस बैंकों समेत सभी कॉमर्शियल बैंकों, क्षेत्र ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को भेजा है। दरअसल रिजर्व बैंक को इस बारे में शिकायतें मिल रही थी कि ग्राहकों द्वारा लोन पूरा चुका देने या सेटल करने के बाद भी बैंकों व एनबीएफसी आदि के द्वारा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने में देरी की जा रही है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस देरी के चलते विवाद और मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। सेंट्रल बैंक ने सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को ताज़े ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट यानी कि जिम्मेदार कर्ज व्यवहार की याद दिलाई। आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड के इस संबंध में साफ हिदायत देते हैं कि अगर ग्राहक प्रॉपर्टी लेने की सारी किश्तें चुका दें या लोन को सेटल करा ले तो ऐसी स्थिति में उन्हें तत्काल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिल जाने चाहिए। अगली खबर, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 गुट बनने के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच पार्टी के दावों को लेकर रस्साकसी चल रही है। इस बीच अजित पवार गुट का एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। अजीत ग्रुप का कहना है कि एक ही नाम पर अकाउंट होने की शिकायत शरद पवार के गुट ने की थी, जिसके बाद अकाउंट सस्पेंड हुआ है। @NCP Speaks One के नाम से बने इस अकाउंट पर लिखा हुआ है, अकाउंट सस्पेंडेड, एक्स के खाते को सस्पेंड कर दिया है जिसने एक्स के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही शरद पवार ने अजित पवार के गुट के खिलाफ कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। पवार गुट ने चुनाव आयोग के पास 500 पन्नों का जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि अजित पवार समेत 39 विधायक जो उनके गुट में शामिल हैं उन्हें अपात्र घोषित किया जाए। अगली खबर, वियतनाम की राजधानी हनोई में मंगलवार रात एक 9 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि कई दर्जन लोग जलकर मर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हनोई के थाना जुआन जिले में एक अपार्टमेंट में पार्किंग फ्लोर में मंगलवार रात 11:50 बजे आग लगी। बाद में इस आग ने तेजी से पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत के खोग हो स्ट्रीट के पास एक तंग गली में स्थिति होने के चलते बचाव दल को पहुंचने में काफी मुश्किल आई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हनोई के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उन्हें सोते समय धुएं का एहसास हुआ। उन्हें जब बाहर देखा तो पता चला कि आग लगी है। आरन फारन में रस्सी का इस्तेमाल कर परिवार के लोगों को नीचे उतारा। वहीं एक अन्य ने कहा कि 5वीं और 6ठी मंजिल पर आग की लपटों को जलते हुए देखा। लोग मदद के लिए चीख पुकार कर रहे थे। तुरंत अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। अगली खबर, इस समय देश में सनातन धर्म पर विवाद काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्थिरन का जमकर विरोध किया जा रहा है। कहीं बैठकें बुलाकर रोष जताया जा रहा है तो कहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, मुंबई के बाद अब मध्य प्रदेश में भी उदयनिधि के अनोखे तरीके से विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों ने मंदिर की सीढ़ियों पर उदयनिधि की फोटो लगाई है, जिस पर भक्त पैर रखकर आते जाते हैं और अपना रोष जता रहे हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने विवादित टिप्पणी की थी।
जिसके चलते पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। अब इंदौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक मंदिर की सीढ़ी पर उदयनिधि स्टालिन की तस्वीर लगा दी है। अब जो भी भक्त यहां भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं, पहले उदयनिधि की फोटो पर पैर रखकर पैर साफ कर रहे हैं, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। बता दें कि प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने सनातन धर्म पर इस तरह की टिप्पणी करने वाले को डेंगू और मलेरिया कहकर संबोधित किया है। अगली खबर, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने G20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत से लौटने के बाद ब्रिटेन की संसद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विपक्षी सदस्यों के बीच हुई बहस का हवाला देते हुए बुधवार को मोदी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि काश भारतीय संसद में भी इसी तरह की बहस होती। एक्स पर अपने पोस्ट में चिदम्बरम ने कहा कि कृपया हाउस ऑफ कॉमन्स में की बहस की रिपोर्ट पढ़ें, जब सांसदों ने प्रधानमंत्री सुनक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत पर सवाल उठाया। विपक्ष ने कठिन सवालों का प्रधानमंत्री त्वरित उत्तर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बहस में कौन प्रबल हुआ, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री के ब्रिटेन लौटने के कुछ घंटों के भीतर ही संसद में बहस हुई। मेरी बेहद मनोकांक्षा है कि भारत की संसद में भी इसी तरह की बहस हो। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब संसद में ऐसे सवाल जवाब सामान्य थे। कांग्रेस महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में बहस की अनुमति नहीं देने और विपक्ष के बार बार कहने पर भी कई मामलों में प्रधानमंत्री की ओर से जवाब न देने से बचने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करती रहती है। कांग्रेस ने पिछले मौकों पर सरकार की कई जरूरी मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों को संसद में बोलने की अनुमति नहीं देने का आरोप भी लगाया है। अगली खबर, राजस्थान के भरतपुर में बुधवार सुबह एक भयावह घटना में एक तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर 12 लोगों की मौत हो गई है और 11 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या भी और बढ़ सकती है। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे लखनपुर थाना क्षेत्र के आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 21 पर हतारा के पास उस समय हुआ जब एक खराब हो चुकी बस के यात्री नीचे बस के पास खड़े थे। बस में 45 से अधिक लोग थे और कुछ लोग खराबी की जांच करने के लिए ड्राइवर और हेल्पर के साथ नीचे उतरे। मृतकों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि सभी मृतक गुजरात के भावनगर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक बस भावनगर से मथुरा होते हुए हरिद्वार जा रही थी और भरतपुर आगरा हाईवे पर अचानक खराब हो गई। चालक और उसके साथ ही कुछ यात्री भी बस से उतर गए। ड्राइवर उसके साथ फॉल्ट चेक कर रहे थे, तभी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। वहां से गुजर रहे अन्य वाहनों ने चालकों और पुलिस को एम्बुलेंस को फोन किया। शवों को भरतपुर जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने बताया कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि टक्कर किस वाहन से हुई है। अगली खबर, हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जेल जाने से बचने के लिए मंत्री संदीप सिंह अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई की गई, लेकिन आरोपी संदीप सिंह द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने इसे प्रदान करने के लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन किया था, जिसके बाद आज कॉपी दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने कल का दिन दिया है। कल मंत्री संदीप सिंह अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जूनियर महिला कोच के द्वारा पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर चंडीगढ़ पुलिस CJM ने कोर्ट में चालान पहले ही पेश कर चुकी है, जिसमें संदीप सिंह को धारा 342, 354, 354A, 354B, 506 और 509 के तहत आरोपी बनाया गया था। 25 अगस्त को लगभग 8 महीने बाद इस मामले को लेकर चार्जशीट पेश की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।